गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 लेकर के आया हूं। यदि आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहां पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज का प्रश्न नंबर 8 है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को इसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई पदार्थ है, द्रव अवस्था में पदार्थ है, उसका 1 किलोग्राम हिस्सा, ठीक, उसका 1 किलोग्राम हिस्सा को इसके क्वथनांक पर, क्वथनांक का मतलब ये होता है कि कोई द्रव जिस पर उबलने लगे, है ना, वाष्प में परिवर्तित होने लगे, वह उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो इसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जब हम उसको गर्म करते हैं और उबलने लगता है ना, मतलब कोई पदार्थ को गर्म करें और वह क्या करने लगे? उबलने लगे, तो वहाँ से क्या करता है वो पदार्थ? द्रव अवस्था से किसमें चला जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है ना। बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जब यह इस अवस्था से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जब बदलने लगता है तो उसमें एक आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की जरूरत होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम उस द्रव की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण दे रखा है, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। याद रखना है, यानी होती है, याद रखना है। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस अवस्था में परिवर्तन में ऊष्मा ऊर्जा की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। यानी ये जो ऊष्मा ऊर्जा की उपस्थिति भी आवश्यक होती है। मतलब कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यदि परिवर्तित होती है तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना याद रखना है। और ये भी याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, यानी कि जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि संघनन क्या है? संघनन क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो इसका उत्तर कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित यानी कि ठंडी होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। तो इसमें दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। क्लियर है ना? इसमें तो ज़्यादा समझाने वाले की बात है नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है? 10, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? यानी कि गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट। याद रखना, लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे चलते हैं, इसका उदाहरण, गुप्त ऊष्मा का उदाहरण देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी बर्फ के टुकड़े को एक बर्तन में गर्म किया जाए तो धीरे धीरे करके पिघलता है।
पूरे ठोस से द्रव बन जाने तक उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। यानी कि एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उसको क्या कर देते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो वह जब से ठोस से द्रव अवस्था में जब तक परिवर्तित होता है तब तक उसके टेम्परेचर में यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आगे दे रखा है अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इस स्थिति तक खर्च हुई ऊष्मा को ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा सिर्फ पदार्थ का रूप परिवर्तन करने का काम करती है, पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती है। यानी ऊष्मा की एक विशेषता ये भी है कि ऊष्मा जो है ना सिर्फ पदार्थ का रूप परिवर्तन करने का काम करती है। रूप मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने का काम करती है और पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती है। इतना भी ध्यान रखना है। गुप्त ऊष्मा का काम क्या है, उसकी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाना, बल्कि उसके ताप में परिवर्तन ना करना, करना है ना। तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? फिर से समझ लीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? तो आगे दे रखा है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। जो भाप के कण होते हैं वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है गलनांक और क्वथनांक में अंतर लिखो। तो गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, इसमें आपको अंतर लिखना है। ठीक है, गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो प्रश्न आप पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। ठोसों का गलनांक होता है, ठोसों का क्या होता है, गलनांक होता है, और द्रवों का क्या होता है, क्वथनांक होता है। द्रवों का क्वथनांक होता है। ठीक है ना? अब जैसे हमने कहा बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0। और जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक होता है कितना, बोलो। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इतना याद रखना। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ के नाम लिखो। तो पहला है कपूर, दूसरा है नेप्थलीन। ठीक है, दूसरा क्या है, नेप्थलीन, और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नौसादर। यहाँ पर ब्रैकेट में नौसादर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, नौसादर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला लिखा है वो यहीं पर लिख लेंगे, यहाँ पर। क्लियर? तो आदि, तो ये हमारे क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अब ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होते हैं, वह पदार्थ जिन्हें हम गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में न परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं।
और नौसादर का सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान रखना। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl होता है। आगे चलते हैं। दो गैसों के नाम बताए जिन्हें घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप में आपूर्ति की जाती है। तो इसका उत्तर क्या है? LPG है। LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विड भी बोलते हैं, लिक्विफाइड भी बोलते हैं, याद रखना है, लिक्विफाइड भी बोलते हैं। तो आप इसे लिक्विफाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लिक्विफाइड। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। क्लियर है ना? तो ये दो गैसें हैं जिन्हें आप घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित का मतलब द्रव के रूप में, है ना, आपूर्ति की जाती है। द्रवित करके मतलब कंप्रेस्ड करके क्या है? घरों में उपयोग की जाती है। अब जैसे सिलेंडर में होते हैं वो क्या गैस के फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो क्या द्रव के रूप में गैस पाई जाती है। इस समय बच्चों मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जो आपको पर डे वीडियो नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि हम जो है ना आपको वीडियो उपलब्ध कराएं, लेकिन हाँ टाइम बहुत कम मिल पाता है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। यदि आप नई वीडियो आपको नहीं मिल पाती है तो आप लोग पिछली वीडियो आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें कहने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप करंट अफेयर्स की भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है। स्कैंडियम है, स्कैंडियम Sc, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? और दूसरा ये भी बताना इसका परमाणु भार कितना होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है ना, और परमाणु भार कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो जो है ना कल मिलेंगे लेकर के। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।